गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना बीएफएम जो हमारा टॉपिक हम चल रहे हैं उसमें सीआईबी बीएफएम में मॉड्यूल बी का यूनिट 12 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इस मॉड्यूल में हमारा यूनिट 10 जो है वो अभी ड्यू है, ये सबसे लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चूँकि 29 स्लाइड्स है, थोड़ी लंबी चैप्टर होगी और मैं इसमें जो है लाइन टू लाइन, क्योंकि समय टेक कर रहा है और हमारे एग्ज़ाम जो है अभी डिक्लेयर हो गई, जून और जुलाई में है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे थोड़ा सा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, इसमें क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, सेम ही चीज़ है जो हमने पढ़ा है। क्रेडिट रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, क्रेडिट रिस्क पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एट ट्रांजेक्शन लेवल, क्रेडिट रिस्क कंट्रोल, monitoring and portfolio, active credit portfolio, controlling credit risk through LRM, और क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन और सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या है, ये सब चीज देखेंगे हम लोग। चैप्टर में है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग, मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, जनरल अप्रोच, सिक्योरिटाइजेशन। जनरल तो जनरल में यहाँ देखिए, कंसेप्चुअली क्रेडिट रिस्क इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। वी ऑल नो दैट क्रेडिट रिस्क राइजेस फ्रॉम द लेंडिंग एक्टिविटी। क्रेडिट रिस्क कहाँ से आती है? जब आप लेंड करते हैं तभी तो आपकी क्रेडिट रिस्क राइज होती है। इट राइजेस व्हेन द बोरोवर डज नॉट पे इंटरेस्ट। जब कोई बोरोवर आइदर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, जब समय होता है पेमेंट करने का तब समय पे नहीं पे करता है, तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क राइज होती है। और इन केस वेयर ए लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, बोरोवर फेल्स टू मेक पेमेंट एज एंड व्हेन डिमांडेड, तभी जाके क्रेडिट रिस्क राइज होती है। Bank follow for the payment and more often than not end up in receiving less than the amount is due. The shortfall in payment is write up eventually to the debt of profit and loss account. This is the risk that arises from the lending activity. ठीक है, क्रेडिट हमारा कहाँ से आता है? लेंडिंग एक्टिविटीज से आता है। अब यहाँ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में देखिए, सबसे बड़ा चीज है in the case of market risk management, credit risk management also involves finding answers of 4 key questions. सबसे बड़ा चीज क्या है? व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? which, when and how much risk to accept, कितना हमें रिस्क एक्सेप्ट करना है, that result to improving bottom line. how can we monitor and control credit risk, can we reduce the risk, ये 4 चीजें हमें सबसे पहले देखनी है। ठीक है, management process are designated essentially to answer these questions. Accordingly, credit risk management process are subdivided into 4 parts. ठीक है, क्रेडिट रिस्क का जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन है, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड मिटिगेशन, ये 4 है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप पहले भी देख चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? बोर्ड इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। उसके नीचे क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इसमें। क्रेडिट पॉलिसी कमेटी होती है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। The board of directors क्या है? Has the overall responsibility for management of the risk. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? बोर्ड आर्टिकुलेट्स क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, प्रोसीजियर्स, एग्रीगेट रिस्क लिमिट्स, रिव्यू मैकेनिज्म एंड रिपोर्टिंग द ऑडिटिंग सिस्टम. The board decide the level of credit risk for the bank as a whole, keeping in view its profit objective and capital planning. अब कहता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बोर्ड के नीचे कौन सी कमेटी होती है? एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, और ये किसकी कमेटी होती है? बोर्ड की ही एक सब कमेटी होती है। ठीक है, वो क्या करती है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विथ रिगार्ड टू क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट इंक्लूड फॉलोइंग। पहला क्या होता है? सेटिंग गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरिंग दैट द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कन्फर्म टू द पॉलिसी, setting up the prudential limit and their periodical review, ensuring robustness of the measurement of risk models, ensuring proper manning for the process.
अब ये किसके नीचे होती है? सीपीसी क्रेडिट पॉलिसी कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल कमेटी और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, CRMC, deals with issue relating to the credit policy and procedure and analyze, manage and control credit risk on a bank-wide basis. Committee formulates policy on a standard for presentation of credit proposal, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approval powers, prudential limit on large credit exposure, asset concentration standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentration, risk monitoring and evaluation, pricing of loan, provisioning, regulatory compliances. तो ये कमेटी जो है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है। पॉलिसीज इसके ऊपर क्रेडिट प्रपोजल्स के लिए, फाइनेंशियल के लिए, कवर्न्स के लिए, रेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क के लिए, डेलीगेशन ऑफ क्रेडिट अप्रूविंग पावर्स, प्रूडेंशियल लिमिट्स ऑन द लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर, ये सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट मैनेजमेंट कमेटी जो है ना, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है। अब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, CRMD, ठीक है ना, या रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, which is independent of the credit administrative department, enforces and monitor compliance of the risk parameter and prudential limit set by the CPC CRMC. The CRMD also lays down risk assessment system, monitors quality of loan portfolio, identifies problems and correct deficiencies, develop MIS develop करता है, undertake loan review audit. The department undertake portfolio evaluation and conduct comprehensive study on environment to test resilience of loan portfolio. अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। क्रेडिट रिस्क अराइजेस फ्रॉम पोटेंशियल चेंज ऑफ क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बोरोवर, ठीक है। इट हैज टू कंपोनेंट, पहला डिफॉल्ट एंड क्रेडिट स्कोर। डिफॉल्ट कब है? ड्रिवन बाय द पोटेंशियल फेलियर ऑफ द बोरोवर। बोरोवर जब भी डिफॉल्ट हो जाता है, जो प्रॉमिस पेमेंट करना था उसकी प्रॉमिस से, तो उसे डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं, आइदर ऑफ wholly or partial. In the event of default, a fraction of obligation will normally be paid. This is known as recovery rate. Credit spread risk और downgrade risk. Credit spread risk किसे कहते हैं? If the borrower does not default, अगर डिफॉल्ट नहीं करता है, there is a still risk due to the worsening of credit quality. अगर आपने क्रेडिट की आपकी क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है, this result in the possible widening of the credit spread. तो क्या होता है? क्रेडिट स्प्रेड जो है वो वाइड होता जाता है। This is the credit spread risk. Usually this is reflected through the rating downgrade. It is normally form specific, ठीक है। Loans are not usually marked to market. Loans क्या होता है? मार्क टू मार्केट तो नहीं होता है, बैंकिंग बुक में होता है। Consequently, the only important factor is whether or not the loans is default today. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या लोन्स आज डिफॉल्ट हो जाएगा। दिस since this is the only credit event that can lead to the immediate loss. कैपिटल मार्केट पोर्टफोलियो और मार्क टू मार्केट। कैपिटल मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है? मार्क टू मार्केट होता है। दे हैव एन एडिशन credit spread volatility, continuous changes in the credit spread. This is the more likely to be driven by the market appetite for certain levels of risk, ठीक है। Default risk and downgrade risk are transaction level risk associated with the credit portfolio as a whole, term portfolio risk. Credit risk जो है associated with the risk associated with credit portfolio as a whole are termed as portfolio risk. Portfolio risk has two components. Portfolio risk में दो component होता है, systematic और intrinsic risk और concentration risk, ठीक है। portfolio risk में दो आते हैं, systematic और intrinsic या concentration risk. Systematic किसे बोलते हैं? As we have seen,
पोर्टफोलियो रिस्क इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दी डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स करके, ठीक है। If a portfolio is fully diversified, that is diversified across geographies, industry, borrowers, market, equity, then the portfolio risk is reduced to minimum level, ठीक है। This minimum level corresponds to the risk in the economy in which operation is systematic और intrinsic risk, ठीक है ना, इसे ही intrinsic risk बोलते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? कहीं भी एसेट्स का आप जो है अगर आपने कंसंट्रेट कर दिया तो उसे ही कंसंट्रेशन रिस्क। नॉट डाइवर्सिफाई आपने नहीं किया, इट इज हायर वेट एंड दिस रिस्पेक्ट ऑफ द बोरोवर और जियोग्राफी और इंडस्ट्री। सिंपल से जानिए, एसेट्स की आपने जो है ना डाइवर्सिफिकेशन ना करके उसको एक जगह कंसंट्रेट कर दिया तो वो कंसंट्रेशन रिस्क का कारण बन सकता है। Measuring and managing credit risk, whether for loans, bonds, or derivative securities, has become a key issue for financial institutions. The risk analysis can be performed either for standalone trades or for portfolio as a whole. बैंक adopt the risk analysis in the following manner. बैंक जो है रिस्क एनालिसिस किस बेसिस पे लेता है? पहला स्टैंडअलोन एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट एक्सपोजर और पोर्टफोलियो एनालिसिस फॉर रिटेल लैंडिंग। कॉर्पोरेट के लिए क्या है? स्टैंडअलोन एनालिसिस लेता है और रिटेल के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस। The following chart outlines financial risk। अब यहाँ देखिए क्रेडिट रिस्क का जो है ना ये समझाया हुआ है। क्रेडिट रिस्क में पहला पोर्टफोलियो, दूसरा ट्रांजेक्शन। पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन है, सिस्टमेटिक है और डिफॉल्ट भी है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिस्क है, ये डिफॉल्ट रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क, ठीक है। वेरिएंट ऑफ क्रेडिट रिस्क इज ए काउंटर पार्टी रिस्क। क्रेडिट रिस्क का एक वेरिएंट है काउंटर पार्टी रिस्क। द काउंटर पार्टी रिस्क अराइजेस फ्रॉम द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर। आपके सामने वाला अपोजिट पार्टी जो है अगर अपनी प्रॉमिस फुलफिल करने में फेल होता है तो क्या होती है? वो काउंटर पार्टी रिस्क अराइज होती है। द नॉन परफॉर्मेंस में अराइज फ्रॉम द काउंटर पार्टी रिफ्यूजल ऑब्लिक इनएबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है। द काउंटर पार्टी रिस्क इज जनरली व्यूड एज ए ट्रांसिएंट फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रेडिंग rather than the standard credit risk। कंट्री रिस्क क्या है? कंट्री रिस्क is a type of credit risk where non-performance by the borrower or counterparty arises because of the restriction imposed by the sovereign government। Restriction may be in nature of sanction or may be arise in the economic condition। उसके बाद आता है रिस्क का मेजरमेंट है। Measurement of credit risk consists of the measurement of risk through the credit rating scoring, quantifying the risk through the estimated expected loan loss। अब ये क्या आता है? क्रेडिट रेटिंग, वाई इट इज नेसेसरी। क्रेडिट रेटिंग क्यों नेसेसरी है? क्रेडिट रेटिंग ऑन अकाउंट is done with the primary objective to determine whether the account after the expiry of given period would remain in performance asset or it will be continue to meet its obligation to the creditor, including bank, and would not be default. In other words, credit rating exercise seeks to predict whether the borrower would have the capability to honor its financial commitment in future to the rest of the world। The credit rating depicts the credit quality of the borrower and depicts its defaults. Credit rating process normally would consist of the following parameters: financial parameters, management parameters, industry parameters, business parameters. There is no mathematical economics models which can perfect the future capability of the borrower to meet the financial obligation accurately, ठीक है। Nevertheless, lenders in the financial market all over the world rely on a sum model which seeks to predict the future capability of the borrower to meet its financial obligation। ये सब फ्रेंड्स उदाहरण है इसमें, ठीक है ना। क्रेडिट रेटिंग अप्रोच टू इट, कैसे अप्रोच करेंगे? In order to develop a capability to actively manage our credit portfolio, one must have in place of the following, ठीक है। अगर आपको जो है मैनेज करना है अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट रेटिंग मॉडल होना चाहिए आपके पास
develop and maintain necessary data on default of the borrower's rating, category wise रेटिंग वाइब्रेशन। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग मॉडल है। क्रेडिट रेटिंग मॉडल क्या है? इसेंशियली डिफरेंशिएट बोरोवर्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन सेल्स एंड बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेशन। दिस इज बिकॉज वेयर अनसर्टेनिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन in a business is high chance of failing the keeping financial commitment to the rest of the world are also high। अब यहाँ पे एक देखिए, where the revenue generation is stable over a given period time, अनसर्टेनिटी और रिस्क एसोसिएटेड विद जीरो। ठीक है, अब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करिएगा तो वहाँ रिस्क तो जीरो ही है ना। रेटिंग माइग्रेशन, नेक्स्ट जो है बिकॉज बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ बोरोवर्स। कहता है दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ बोरोवर्स हैविंग सिमिलर रेटिंग। अगर सिमिलर रेटिंग है तो उनके बिहेवियर के कारण होती है इन टर्म्स ऑफ देयर फेलियर टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट इज हैविंग डिफॉल्टेड फाइनेंशियली as found to be within bound consistent this explained। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, a borrower even though he is rated C may not default after a given period। ठीक है ना, अगर सी रेटेड का बोरोवर भी है तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा आफ्टर 1 ईयर, ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है। वेयर अनदर बोरोवर रेटेड ए में डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड। दिस टाइप ऑफ अपेरेंटली पैराडॉक्सिकल सिचुएशन डज अराइजेस एंड दैट डू नॉट इनफ्रीक्वेंटली। ठीक है ना, ऐसा मतलब कभी कभी आ सकता है बट हमेशा फ्रीक्वेंटली नहीं आता। हाउएवर इफ 100 सी रेटेड बोरोवर आर ट्रैक्ड ओवर ए पीरियड ऑफ say 1 year and say 10 borrowers default in meeting their financial obligation as against that 100 A rated borrower, if tracked over the same period only one borrower may default in meeting his financial obligation। So lender in a financial market rate accounts to determine the class to which a borrower belongs। अब इन्हें यहाँ देखिए, इसी को दूसरे तरीके से बोलता है, इन अदर वर्ड्स इफ बैंक से हैज 200 borrower who have been rated A, अगर 200 borrower है उनकी रेटिंग A है in their portfolio and if past record shows that 1% of such borrower have defaulted every year, अगर इसमें से 1% हर साल डिफॉल्ट करता है, the bank would estimate that 2 borrower among the A rated accounts may default at the end of the year। ठीक है, इस टाइप से एक जो हमारा है हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं या उसको एसेस करते हैं। फ्रेंड्स, क्रेडिट रेटिंग अप्रोच। ठीक है, in order to develop our capability to actively manage our credit portfolio, one must have to place the following। पहले चीज क्या होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग मॉडल। दूसरा, डेवलप एंड मेंटेन नेसेसरी डाटा ऑन डिफॉल्ट बाय द रेटिंग कैटेगरी वाइज, दैट इज रेटिंग माइग्रेशन। अब क्रेडिट रेटिंग मॉडल टूल जो है, अब यहाँ देखिए, एक क्रेडिट रेटिंग मॉडल essentially differentiate between the borrowers based on the degree of stability in terms of top line sales and bottom line net profit revenue generation। This is because where uncertainty of revenue generation in a business is high। अब इसमें क्या है, बिजनेस जो है इसमें रेवेन्यू जनरेशन जो है अनसर्टेनिटी के कारण बहुत हाई है, चांस ऑफ फेलिंग इन कीप फाइनेंशियल कमिटमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो हाई। वेयर रेवेन्यू जनरेशन इज स्टेबल ओवर ए गिवन पीरियड, द अनसर्टेनिटी और रिस्क एसोसिएटेड इज जीरो। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखिए, कैश जनरेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली स्टेबल एंड हेंस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो कोई मतलब आपको रिस्क नहीं होता है, ठीक है। This would also mean that an A-rated borrower would have more stable revenue. देखिए A-rated borrower क्या है, इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि A-rated borrower जो है उसके पास more stable revenue generation than B-rated borrower. And an A++ rated borrower revenue generation would be more stable than A. जो भी जैसे A++ है और A रेटेड borrower है और B रेटेड borrower है, तो क्या है, इससे बढ़िया इससे ज्यादा इसकी अर्निंग्स है या इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन है, और इससे A++ वाले की रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इट मे ऑल्सो बी क्लैरिफाइड दैट रेटिंग हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिटेबिलिटी। रेटिंग से प्रॉफिटेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। ए हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी में हैव हायर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटीज in revenue generation and therefore may be rated lower than the borrower with the relatively lower portfolio but having more stable revenue generation. To cite the example of the government security again, we all know that the return on them are quite low, but they are rated highest on the stability of cash flow. Absolute, ठीक है। आइए देखते हैं रेटिंग माइग्रेशन क्या बोलता है। रेटिंग माइग्रेशन इज ए चेंज इन रेटिंग ऑफ द बोरोवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन रेटेड ऑन दी सेम स्टैंडर्ड और मॉडल। जैसे अब एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर XYZ थे, ये B++ उनका रेटिंग था ऑन इट्स पोजीशन ऑन 31/3/2016। द सेम कंपनी अगेन रेटेड 2017 एज ऑन बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन एज ऑन दैट डेट एंड रेटिंग बेस्ड इन द सेम मॉडल से B। पहले इसकी B+ थी, देन वी सेड दैट रेटिंग ऑफ अकाउंट हैज माइग्रेटेड फ्रॉम B+ टू B ओवर ए 1। मतलब क्या हुआ, ये डाउनग्रेड हुआ, ठीक है ना। As the case of rating of the borrower, rating migration is a single account also does not convey much. It becomes useful when migration of a large number of account similar rating is observed. अब यहाँ देखिए रेटिंग माइग्रेशन ऑफ 100 ए रेटेड बोरोवर अकाउंट्स के लिए दिया है, ठीक। लास्ट ए रेटिंग में क्या था, नंबर ऑफ अकाउंट्स 100 थे। प्रेजेंट ए रेटिंग क्या था, A++ में 1, A+ में 1, A में 79, B+ में 10, B में 4, C में 3, डिफॉल्ट में 2, ठीक है। This migration table imply that A-rated borrower would have 2% default probability। यहाँ देखिए A-rated borrower के पास जो है, यहाँ पे A-rated borrower जो है, इनके पास 2% default probability है, ठीक है। This is based on the 1 year data only. When the observation is collated over the number of years, we would have a fairly reasonable estimation of the default probability. तो कहता है दिस माइग्रेशन पैटर्न ऑफ ए रेटेड borrowers should also be compared well with the standard migration pattern published by rating agency। तो ये रेटिंग से डिपेंड है। अब यहाँ पे देखिए मेनी ऑफ द इंटरनेशनल बैंक हैव अडॉप्टेड क्रेडिट रिस्क मॉडल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो। द क्रेडिट रिस्क मॉडल ऑफर्स बैंक फ्रेमवर्क फॉर एग्जामिनिंग क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर। बहुत सारे बैंकों ने, इंटरनेशनल बैंकों ने क्या है, क्रेडिट रिस्क मॉडल एक्सेप्ट किए हैं, किसके लिए, क्रेडिट पोर्टफोलियो की इवैल्यूएशन के लिए। फॉर एग्जामिनिंग क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर अक्रॉस जियोग्राफिकल लोकेशन एंड प्रोडक्ट लाइंस इन ए टाइमली मैनर, सेंट्रलाइजिंग डाटा, एनालाइजिंग मार्जिनल एंड एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू द रिस्क। तो यहाँ पे एक चीज और है, द मॉडल ऑल्सो प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ द क्रेडिट रिस्क विच रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल पोर्टफोलियो कंपनसेशन, ए फ्यू ऑफ देम मेंशन। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज अल्टमान जेड स्कोर है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है, न्यूमेरिकल्स अल्टमान जेड स्कोर के ऊपर, ठीक है ना। अल्टमान जेड स्कोर फोरकास्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपनी एंटरिंग बैंकरप्सी विद इन द 12 मंथ। ये इस फोरकास्ट करता है कि कोई भी कंपनी जो है अगले 12 महीने में, 12 मंथ में ये बैंकरप्ट हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो ये फोरकास्ट करता है। द मॉडल कंबाइंस 5 फाइनेंशियल रेशियो यूजिंग द रिपोर्टेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इक्विटी वैल्यू टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ द वैल्यूअर इन बोरोवर्स
finance health. तो जेपी मॉर्गन है सेकंड जो है, जेपी मॉर्गन है डेवलप पोर्टफोलियो मॉडल। पोर्टफोलियो मॉडल जेपी मॉर्गन ने डेवलप किया था क्रेडिट मैट्रिक्स फॉर इवैल्यूएटिंग क्रेडिट रिस्क। ठीक है, the model basically focuses on estimating the volatility in the value of assets caused by variation in the quantity of assets। ठीक है, ये किस पे फोकस करता है? वोलेटिलिटी इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक, the volatility is computed by tracking the probability that borrower might migrate from one rating category to another। Thus, the value of loans can change over the time, reflecting migration of the borrowers to a different risk grade। देखिए एक तीसरा भी है क्रेडिट स्विस डेवलप्ड ए स्टैटिकल मेथड। इसने क्या कौन सा मेथड दिया था? जेपी मॉर्गन ने पोर्टफोलियो मॉडल, जिसको क्रेडिट मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा क्या था? अल्टीमेट जेड स्कोर। तो ये क्रेडिट स्विस डेवलप किया था किसने? क्या स्टैटिकल मेथड फॉर मेजरिंग एंड अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट रिस्क विच इज नोन एज क्रेडिट रिस्क प्लस। ठीक है, इसका क्या था? क्रेडिट मैट्रिक्स, क्रेडिट मैट्रिक्स, और इसका क्या है? क्रेडिट रिस्क प्लस। ठीक है, बैंक शुड हैव banks should have comprehensive risk scoring system that serves as a single point of indicator diverse factor of a borrower counterparty and taking credit decisions in a consistent manner। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्रेडिट रिस्क कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, क्रेडिट रिस्क जो है इस पे कंट्रोल और इसका मॉनिटरिंग क्या कैसे किया जाए वो हमें देखना है। तो कहता है रिस्क टेकिंग थ्रू लेंडिंग एक्टिविटी। लेंडिंग एक्टिविटी में रिस्क होता है नीड टू बी सपोर्टेड बाय वेरी इफेक्टिव कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। इसको जरूरी भी है, फर्स्टली बिकॉज दिस एक्टिविटी इज वाइड स्प्रेड। ठीक है, विस्तृत होता है, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ वेरी हाई शेयर ऑफ क्रेडिट रिस्क इन द टोटल रिस्क टेकिंग एक्टिविटी ऑफ द बैंक। ठीक है, एन इलेबोरेट एंड वेल कम्युनिकेटेड पॉलिसी एट ट्रांजेक्शन लेवल that articulate guidelines for the risk taking procedure guidelines and effective monitoring system is necessary। ठीक, क्या होना चाहिए? ए elaborated and well communicated policy। ठीक है, ट्रांजेक्शन लेवल जो बताएगी गाइड आर्टिकुलेट करे गाइडलाइंस को, रिस्क फॉर रिस्क टेकिंग प्रोसीजियर गाइडलाइंस एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी टू अचीव द डिजायर्ड पोर्टफोलियो। ये डिजायर्ड पोर्टफोलियो हासिल करने के लिए भी नेसेसरी है। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप अप विद द dynamics and economic. It is also necessary to monitor it. Consequently, credit risk control and monitoring is directed both at transaction level and portfolio। अब ये कहता है credit risk control जो है एंड मॉनिटरिंग जो है ये बोथ ट्रांजेक्शन लेवल और पोर्टफोलियो लेवल दोनों पे होता है। It must be mentioned here that the appropriate credit information system is the basic prerequisite effective control and monitoring। A comprehensive and detailed MIS and CIS is the backbone for the effective CRM system। अब यहाँ नेक्स्ट जो है क्रेडिट रिस्क पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एट ट्रांजेक्शन लेवल। क्या क्या होना चाहिए? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एट ट्रांजेक्शन लेवल आर credit appraisal process, risk analysis process, credit audit and loan review, monitoring process। ठीक, there is need to constantly improve the efficiency for each of these process in objectively identifying the credit quality of the borrowers, enhancing the default analysis, capturing the risk element adequately for future reference and provide the early warning signal for deterioration of credit risk of the borrower। ठीक है, कहता है देयर इज अ नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव। हमें क्या है अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कांस्टेंट जरूरत कांस्टेंट लगातार इम्प्रूव करने की आवश्यकता है
For each these processes in objective identify of credit quality of a borrower, enhancing the default analysis, capturing the risk element adequately in future reference. ठीक है। अब नेक्स्ट जो कहता है क्रेडिट रिस्क टेकिंग पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एट ट्रांजेक्शन लेवल शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड इन बैंक लोन पॉलिसी। क्रेडिट रिस्क टेकिंग पॉलिसी और उसकी गाइडलाइंस जो है एट ट्रांजेक्शन लेवल पे शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड इन ए बैंक लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस शुड बी आउटलाइंड फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर क्रेडिट अप्रेजल, ठीक है, रेटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लोन रिव्यू मैकेनिज्म। ये कहता है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस शुड बी आउटलाइंड। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस शुड बी आउटलाइंड होना चाहिए किसके लिए? डेलीगेशन ऑफ पावर, क्रेडिट अप्रेजल, रेटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लोन रिव्यू मैकेनिज्म। क्रेडिट अप्रूविंग कमिटी। अब देखिए क्रेडिट अप्रूविंग कमिटी क्या है? Each bank should have a carefully formulated scheme for delegation of power, ठीक है, सबका अपना अपना स्पेसिफिकली delegation of power होता है। The bank should also evolve multi-tier credit approving system where the loan proposal are approved by the approval grid और एक कमिटी। The grid और एक कमिटी comprising at least 3 to 4 officer। ये कमिटी में 3 से 4 ऑफिसर होते हैं। may approve the credit facility above the specified limit and invariably one officer should represent the CRMD who has no volume and profit targets, ठीक है। उन्होंने कहता है क्रेडिट कमेटी जो होती है उसमें 3 से 4 ऑफिसर होते हैं जो क्रेडिट फैसिलिटी को अप्रूव करते हैं और इन कमेटी में इनवेरिएबली जो है मतलब कम से कम एक ऑफिसर जो है वो CRMD को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हु हैज नो वैल्यूम, उसके पास कोई वैल्यूम नहीं हो और प्रॉफिट के टारगेट्स नहीं। Approval grid committee do not agree on the creditworthiness of borrower. In case of disagreement, the specific views of the dissenting members should be recorded. Credit appraisal guidelines include borrowers standard। credit appraisal guidelines उसमें कौन कौन क्या आता है? borrower standards आता है, procedure for analyzing credit requirements and risk factors, policies on standard for the presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmark etc. This brings a uniformity of approach in credit risk taking activity across the organization. कहता है credit appraisal guidelines may include, credit appraisal guidelines में क्या होना चाहिए? risk monitoring and evaluation of assets at transaction level होना चाहिए, pricing loan होना चाहिए, regulatory compliance भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है prudential limit। prudential limit serves the purpose of limiting credit risk. Now, there are several aspects for which the prudential limit may be specified. They may be include prudential limit for financial and probability ratio such as current ratio, debt equity and return on capital, return on assets, debt coverage ratio etc. prudential limit होना चाहिए for credit exposure के लिए, prudential limit होना चाहिए asset concentrations के लिए, prudential limit for large exposure, prudential limit for maturity profile of loan भी। क्या है कि आप एक ही आदमी को जो है ना 5,000 करोड़ का लोन तो नहीं दे सकते ना, तो हर सेगमेंट और सेक्टर के लिए, सेक्टर और सेगमेंट के लिए एक लिमिट बनाई जाती है कि हाँ इस सेगमेंट या इस सेक्टर को हम इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। प्रूडेंशियल लिमिट तो बना दी तो मैंडेटरी नहीं, उसको जो है ठीक है लिमिट तो बन गई बट इट में भी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेविएशन, इसमें डेविएशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच डेविएशन आर परमिटेड एंड अथॉरिटी देयरफॉर शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन लोन पॉलिसी। रेटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क। नेक्स्ट है द क्रेडिट रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज शुड बी रिपीटेड बाईएनुअली। क्रेडिट रिस्क का जो है ना बाईएनुअली आपको असेसमेंट होना चाहिए
or even shorter interval for low quality customer and should be delinked invariably from the regular renewal exercise. रेगुलर रिन्यूअल के बजाय इसको क्वार्टरली या बाई एनुअली तो मस्ट होना चाहिए, बट अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन करते हैं तो और अच्छा है। अब कहता है द अपडेटिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग शुड बी अंडरटेकन नॉर्मली एट क्वार्टरली इंटरवल। क्वार्टरली पे करना है, 6 मंथली तो आपको करना ही करना है आपको एक्सरसाइज असेसमेंट का, बट आपको क्वार्टरली इंटरवल पे क्या करना है, अपडेट करना है, और एटलीस्ट हाफ ईयरली इंटरवल इन ऑर्डर टू गेज द एसेट क्वालिटी एट पीरियोडिक इंटरवल्स। ठीक है, देखिए नोट में एक चीज दिया है, रेटिंग चेंजेस हैव इम्प्लीकेशन एट पोर्टफोलियो लेवल। पोर्टफोलियो लेवल पे इम्प्लीकेट करता है, अगर वेरिएशन कोई होती है बोरोवर की ओवर ए टाइम, इंडिकेट चेंजेस इन क्रेडिट क्वालिटी एंड एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस फ्रॉम द क्रेडिट पोर्टफोलियो। उसके बाद रिस्क प्राइसिंग है, अगर आपके पास रिस्क है तो उसकी प्राइस भी आप लेंगे, ठीक है ना। Pricing strategy for the credit product should move towards risk-based pricing to generate adequate risk-adjusted return on capital. The credit spread should have a bearing on the expected loss rates and charges on capital. Next जो कहता है, risk return pricing is a fundamental. Risk return जो pricing होती है वो fundamental tenet होती है the risk management, ठीक है। In risk return setting, borrower with the weak financial position have high credit risk stake and should priced high। अब यहाँ पे कहते हैं borrower with weak financial, अगर फाइनेंशियल जैसे आप प्राइवेट बैंक के देखते हैं ना, अगर आप कहीं पर हाउसिंग नहीं दे पा रहे हैं, HL नहीं दे पा रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक उसको जो है ना, अगर आपकी रेट अगर आज की डेट में 7% है, तो आप अगर वहाँ जहाँ बोरोवर परचेज करना चाह रहा है प्रॉपर्टी, वो आप उस पर लोन नहीं दे सकते किसी कारण बस, प्राइवेट बैंक इसको जो है 14% पे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है ना, उसका वो कंपनसेट करके वो बोरोवर को अकोमोडेट कर देते हैं। वही यहाँ पे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज लिंक टू द रिस्क रेटिंग, प्राइसिंग ऑफ लोन्स नॉर्मली शुड बी लिंक टू द रेटिंग। हाउएवर वैल्यू ऑफ कोलेटरल, वैल्यू ऑफ अकाउंट्स, लेंथ एंड वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल, portfolio industry exposure and then strategic regions may also be play an important role in pricing। अब यहाँ तो वो था ट्रांजैक्शन लेवल पे हमने देखा क्रेडिट कंट्रोल, अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट जो है पोर्टफोलियो लेवल पे। पोर्टफोलियो लेवल पे क्या है, सबसे बड़ा चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, क्रेडिट वीकनेस इन एडवांस थ्रू क्रेडिट क्वालिटी माइग्रेंट, मूविंग फ्रॉम मेजरिंग ऑब्लिगेटर specific risk associated with the individual credit exposure to measuring concentration effect on the portfolio as a whole, evaluating exposure distribution over a rating category and stipulating quantitative ceilings on the aggregate exposure in a specified rating category, evaluating rating wise distribution in a various industry and setting correspondence exposure limit to contain concentration risks, moving towards credit portfolio evaluate risk model। अब यहाँ देखिए डाटा ऑन मूवमेंट विद इन द ग्रेडिंग कैटेगरी प्रोवाइड ए यूजफुल इंसाइट इनटू द नेचर composition of portfolio। Some measure maintain of portfolio quality and quantitative ceiling on the aggregate exposure। aggregate exposure पर quantitative ceiling लगना है in a specified rating category, evaluation of rating wise distribution of borrowers in a various industry business segment, industry wise sector wise monitoring exposure performance where portfolio exposure to single industry is badly performing, बैंक में increase क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब आपको देखना है क्या, इंडस्ट्री वाइज एंड सेक्टर वाइज मॉनिटरिंग करना है एक्सपोजर परफॉर्मेंस का, बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है टारगेट फॉर प्रोबेबल डिफॉल्ट एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एज ए प्रूडेंशियल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है अंडरटेक रैपिड पोर्टफोलियो रिव्यूज। आपको पोर्टफोलियो रिव्यूज करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है, सिनारियो एनालिसिस करना है व्हेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अंडरगो रैपिड चेंजेस। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है
तो आपको ये सारे काम करने हैं, जिसमें वोलेटिलिटी इन फॉरेक्स मार्केट है, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, चेंजेज इन द फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी है, जनरल स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। ठीक है। इंट्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी टाइम शेड्यूल फॉर द रिव्यू ऑफ बोरोवर्स। ठीक है। अब यहाँ कहता है द क्रेडिट रिस्क ऑफ द बैंक पोर्टफोलियो डिपेंड ऑन द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो दोनों पर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है हमारा एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फ्रेंड्स में कोई जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसको टेकअप कर रहा हूँ ताकि आपकी ये चैप्टर जल्दी समाप्त हो सके। ठीक है। मोटिवेशन फॉर एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द चेंजिंग डिमांड एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। ठीक है। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, चेंजेस इन डिमांड एंड traditional products are arisen due to less demand due to disintermediation, more supply due to capital mobility, lower returns and increased importance of the risk. कहता है next the motivation of credit portfolio management also comes from new opportunity in economics such as pass-through certificates, syndicated lending, project structured finance. अब कहता है essentially new product have different types as compared to traditional. In addition to bank has also new tool to manage credit portfolios such as secondary loan trading, securitization और credit derivatives। ठीक। यहाँ पे एक और है, दिस कॉल फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अप्रोप्रिएट पॉलिसी डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग है, केयरफुल सिस्टम सिलेक्शन है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट है। अब एलआरएम के थ्रू जो है आपका क्रेडिट रिस्क कैसे मॉनिटर होगा। एलआरएम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट ऑडिट। ठीक है ना, बैंकों में हमारी क्रेडिट ऑडिट होती है ना, या जिसको एलआरएम बोलते हैं, लोन रिव्यू मैकेनिज्म, जहाँ पे सब बैंक वाइज अलग अलग है। जैसे किसी की 5 करोड़ एंड अबव की लिमिट है तो वहाँ पे होती है, किसी बैंक की डिफरेंट होगी। एलआरएम इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कंस्टेंटली इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लोन बुक एंड टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटिव इंप्रूवमेंट इन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एलआरएम क्या होगा? टू प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई लोन विच डेवलप्स credit weakness and initiate timely correction, to evaluate portfolio quality and isolate potential problems, to provide information for determining adequacy of loan loss provision, to assess the adequacy and adherence to loan policy and procedures, to monitor compliance with relevant laws. नेक्स्ट कहता है टू प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन देना, इंक्लूडिंग क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस और रिस्क इवोल्यूशन एंड पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप्स। ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एलआरएम्स के। यहाँ कहता है लोन रिव्यू पॉलिसी शुड बी एड्रेस फॉलोइंग इश्यूज, क्या क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक। कहता है द लोन रिव्यू ऑफिसर शुड हैव साउंड नॉलेज इन क्रेडिट अप्रेजल, लेंडिंग प्रैक्टिसेस एंड लोन पॉलिसीज ऑफ बैंक, होना ही चाहिए उसको। अब एक चीज और है, लोन रिव्यू ऑफिसर शुड इंश्योर एंड फाइंडिंग ऑफ द रिव्यू शुड आल्सो बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू बोर्ड ऑफ कमिटी ऑफ द बैंक। Frequency and scope of review. Loan review are designated to provide feedback on effectiveness of the credit sanction and to identify incipient deterioration in the portfolio quality. Reviews of the high-value loans should be undertaken usually within 3 months of the sanction. Renewal or more frequently when factors indicating the potential for deterioration in the credit quality. डेप्थ ऑफ, देखिए अब डेप्थ ऑफ रिव्यू क्या है। द लोन रिव्यू शुड फोकस ऑन अप्रूवल प्रोसेस, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइन ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, adherence in the internal policies and procedure and applicable laws, compliance with loan covenants, post-sanction follow-up, sufficiency of loan documentation, portfolio quality, recommendation for improving portfolio quality। ठीक है, ये होना चाहिए एलआरएम में। Yes, review a small value retail loans accounts. Usually such assets are subject to review on exception basis. सेगमेंट ये एक्सेप्शन बेसिस पर ही होता है, छोड़िए। क्रेडिट रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा देखते हैं वो, ये इसमें जो टॉपिक है चैप्टर में
क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रेडिट। अब सिंपल सा आप जानिए, क्रेडिट रिस्क रिस्क अगर आपको आता है तो रिस्क को आइदर आप मिटिगेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि एकदम हमेशा से मिटिगेट हो जाए, रिस्क हमेशा रहता ही रहता है। सिक्योरिटाइजेशन से करते हैं ना, देखिए securitization refer transactions where the financial security is issued against the cash flow generated from the pool of assets. Cash flow arising out of the repayment of interest and repayment of the principal are used to serve interest and repayment in financial security. Usually an SPV, special purpose vehicle, is created for the purpose. Originating bank, that is bank which has originated the assets transferred to the orange such asset to a special purpose. तो सिक्योरिटाइजेशन भी उस पर लागू होता है रिस्क मिटिगेट करने के लिए। CBLOs, यहाँ देखिए कोलेटराइज लोन ऑब्लिगेशन फॉर्म is a form of securitization which is fairly popular in the banking industry. This has been discussed in brief as follows. देखिए कोलेटराइज लोन जो है ऑब्लिगेशन आर द सिक्योरिटाइज्ड पूल ऑफ कमर्शियल लोन्स। ये क्या है? कमर्शियल लोन का सिक्योरिटाइज पूल है। The attractive feature of the CLO structure for the bank is that while preserving the origination of the new lending opportunity, CLOs offer bank an opportunity to remove assets from the balance sheet by securitizing credit risk into the tradable security and thus potentially freeing regulatory capital. CLO differ from the credit linked notes. यहाँ देखिए, a CLO will provide credit exposure to a diverse pool of credits where most credit linked notes are linked to the single credit. CLO may provide a true transfer of the ownership of underlying assets where credit linked notes typically do not provide such transfers. CLO may enjoy a higher credit rating than the originating institution, whereas the rating credit linked notes are effectively capped on the issuer level. ठीक है, इसी तरह हमारा कोलेटराइज बॉन्ड ऑब्लिगेशन CBO है, ये भी क्या है? सिक्योरिटाइज पूल ऑफ बॉन्ड्स है। क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? नेक्स्ट जो है हमारा क्रेडिट डेरिवेटिव्स। ओके फ्रेंड्स, आज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका पार्ट 2 जब हम आएंगे तो फिर नेक्स्ट जो है क्रेडिट डेरिवेटिव से थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका वीडियो जो है लगभग 48 मिनट्स का हो चुका है, तो हम इसको नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, और एक बेल आइकन होती है, आप इसको अगर पुश करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी हमेशा, तो कृपया आप इसको देखिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।